वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पिछले 2 सालों में ढेर सारी प्रिंटेड सामग्री, लाइब्रेरी की बुक्स, मैथ किट्स, चार्ट्स, पोस्टर्स और सारे विषयों पर आपको सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए हैं, अनवरत प्रेषित किए गए हैं। शासनादेश के रूप में आपको फ्रेमवर्क भी दिया गया है, चाहे वो मिशन प्रेरणा का हो, टाइम एंड मोशन स्टडी का हो, या फिर दीक्षा से रिलेटेड बातें हों। आपको प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत निर्देश भेजे गए हैं। लेकिन ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि जब हम लोग विद्यालयों पे जाते हैं तो उन सामग्रियों का शिक्षण में प्रयोग होता हुआ नहीं मिलता है। आपसे अनुरोध है कि जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षक शिक्षण संग्रह, या फिर हमारी जो क्रियान्वयन संदर्शिकाएं हैं, या जो हमारी प्रिंटेड सामग्री, पुस्तकालय, मैथ किट्स, इन सब का प्रयोग विद्यालयों में सुनिश्चित कराइए। और जो भी एकेडमिक निर्देश हैं, इनको सब लोग ध्यान से पढ़िए और उसका फॉलो करिए। मैं आगे की चर्चा के लिए अपने साथी महेंद्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए नमन आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। वेलकम महेंद्र जी, नमस्कार। धन्यवाद सर और धन्यवाद नमन जी। सभी साथियों को नमस्कार। जहां तक रिमीडियल टीचिंग का सवाल है और आज हम इसी मुद्दे पर यहाँ पर वार्ता करने के लिए साथ आए हुए हैं, तो रिमीडियल टीचिंग शब्द सुनते ही जो चीज समझ में आता है, एक बार जो मन के अंदर जो विचार आते हैं वो क्या है, आखिर ये उपचारात्मक शिक्षण है क्या, है ना, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर समझ बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम समझ बनाने की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि केवल जानकारी के स्तर पर समझ बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वास्तव में उसके महत्व को समझना और वो हमारे कार्य व्यवहार में आ जाए, वो हमारे दैनिक जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसमें वो समाहित हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक प्रसंग अगर हम देखें ऐसा कि जब आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं विद्यालय में बच्चों के साथ और आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, राइट, आपको ये महसूस होता है, पढ़ाते समय महसूस होता है, बच्चों का जो रिस्पॉन्स है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनके जो जवाब हैं, उनसे ये चीज समझ में आती है कि भाई ये कुछ बच्चे हैं जो इस बात को समझ तो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बिंदु को समझ नहीं पाए हैं। आप क्या करते हैं, आप पुनः उसको जो है एक बार पुनः उस पे वार्ता करते हैं, उसको करके बताते हैं, उस पे गतिविधि करते हैं या बच्चों को कुछ और कार्य करने का अवसर देते हैं, नहीं, विभिन्न तरीके अपनाते हैं आप। ये क्या है, ये उसी एक कक्षा के अंदर हो रहा है, यानी उसी समय हमने जो उसको कहेंगे जो गैप रह रहा था, यानी एक कक्षा हमने ली और उसका एक अपेक्षित आउटकम था, अपेक्षित परिणाम था, लेकिन कई बच्चों में वो नहीं आ पाया या कुछ बच्चों में नहीं आ पाया। एक जागरूक शिक्षक होने के नाते मेरी दृष्टि उस पर लगातार है और हमने क्या किया कि हमने उसी समय उन बच्चों का भी ध्यान रखते हुए फिर हमने पुनः उस पर कार्य किया। हो सकता है किसी और विधि से किया, किसी और तरीके से किया, ताकि जो बच्चे पहली बार में नहीं समझ पाए, दूसरी बार में नहीं समझ पाए, वो भी समझ जाए। तो ये तो हमारे दैनिक जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा होता है, यदि हम एक जागरूक शिक्षक हैं, एक अच्छे शिक्षक हैं, और सभी शिक्षकों का होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे कोई इनकार कर सकता है या इससे कोई अन्य विचार भी कोई रखता होगा। सॉरी। जब ये लर्निंग गैप, ये जो गैप है ना, अभी तो हम एक कक्षा की बात की है, उसी में भी एक पीरियड की बात मैंने की, लेकिन यदि हमने इसको इग्नोर किया, हमने इसको नजरअंदाज किया, तो होता क्या है, स्थिति क्या है आज,
कि कक्षा 5 में बच्चा आ गया है, लेकिन उसकी वास्तविक अधिगम स्थिति क्या है? तो जो हमारे अध्ययन बताते हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है। और आज कोविड काल के बाद जो एक बहुत ये वार्ता हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि देयर इज ह्यूज लर्निंग गैप आफ्टर कोविड एरा। 2 साल, लगभग 2 साल बंद रहे, 2 साल विद्यालयों में शिक्षण बाधित रहा। तो इससे अधिगम स्तर में का जो गैप, जो एक्सपेक्टेड अधिगम स्तर होना चाहिए, जो वास्तविक अधिगम स्तर होना चाहिए, वो हुआ नहीं। तो ये तो आज की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा योगदान कोविड का है। लेकिन कोविड के पहले क्या था? क्या हमारे बच्चे, क्या उस कक्षा के अपेक्षित अधिगम स्तर पर थे ज्यादातर बच्चे? हम सभी को स्थिति पता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन यदि हमने उसी पीरियड में नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और हम आगे बढ़ गए कि हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना है ना, एक मुद्दा ये बार बार आता है कि सर हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना है। हमसे ये पूछा जाता है कि आपने सिलेबस कहाँ तक किया। फिर ये स्थिति कक्षा दर कक्षा, ये जो गैप है ये बढ़ता जाता है, ये खाई बढ़ती जाती है, और अंततः उसका परिणाम ये होता है कि जो मैंने देखा है जब मैं सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों के साथ काम कर रहा था, तो कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी थी हिंदी में, और हिंदी में पूरे वाक्य सही लिखना उनके लिए आसान नहीं था। ये स्थिति मैंने स्वयं देखी। इसका ऐसे स्थिति में ये जो, यानी कि कक्षा 2 का स्तर होते हुए हम कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 7 में आ चुके हैं, लेकिन हमारा वास्तविक अधिगम स्तर विषयों में, विभिन्न विषयों में कक्षा 4 का ही रह गया है, कक्षा 3 का रह गया है। और इसका परिणाम हो जाता है अंत में ड्रॉप आउट के रूप में, क्योंकि ये ज्यादा दिनों तक ऐसे कोई बच्चा नहीं चल सकता है। इसीलिए हमें इस लर्निंग गैप को भरने की बहुत जरूरत है, और इस पे इमीडिएट, तुरंत तुरंत इस पे काम करने की जरूरत है। जब तुरंत शब्द बोला जाता है, इसका मतलब यही होता है कि आप कक्षा में आज आए या कल आप जब जाएंगे तो आपकी दृष्टि इस बात पे होनी चाहिए कि हमारी कक्षा में लर्निंग गैप की क्या स्थिति है और उसको आप कैसे दूर करेंगे। तो जब हम कैसे की बात करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण क्यों करना चाहिए? क्योंकि लर्निंग गैप की स्थिति अच्छी नहीं होती है। ये अंततः बच्चों को हमारे जो विद्यालयीय व्यवस्था है और पढ़ाई लिखाई है उससे दूर कर देता है। क्योंकि भाई जो जिसका स्तर कक्षा 3 का है वो 8 की चीजें, 8 का विज्ञान कैसे समझेगा, 8 की गणित कैसे समझेगा? नहीं समझ सकता है। ये स्थिति हमें दूर करनी बहुत जरूरी है, और ये हम सभी शिक्षकों का दायित्व है। शिक्षक, चाहे हम शिक्षक संकुल हो, चाहे हम एआरपी हो, चाहे एसआरजी हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हम काम कर रहे हो, हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भाई हम, हमारे बच्चे हमारी कक्षा के स्तर के अनुरूप हों। अब कैसे हो सकते हैं? तो उसका एक, तो इसके कोई बहुत विशेष तरीके नहीं होते हैं। पहली बात तो ये दृष्टि होनी चाहिए हमारी कि हमारे बच्चों में लर्निंग गैप है। पहली बात, हम उसको समझें, उसके इस स्थिति को देखते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी, हम दोषारोपण करने से बचें कि भाई ये बच्चा आता नहीं है रेगुलर, कैसे आएगा, या इसके माता पिता ध्यान नहीं देते, कैसे कक्षा के स्तर के अनुरूप होगा। ये दोषारोपण करने की गुंजाइश हमारे पास नहीं है, हमें नहीं करना है। अच्छे शिक्षक होने के नाते हम कर भी नहीं सकते। हमें देखना है कि हमें क्या करना है। एक शिक्षक होने के नाते वो मेरे पास आ रहा है, हम ऐसा क्या करें कि वो प्रतिदिन विद्यालय आने लगे। हम ऐसा क्या करें कि उसको विद्यालय की गतिविधियों में आनंद आने लगे, और जिस पल आनंद आने लगता है वो जुड़ना शुरू हो जाता है, जुड़ा वहां शुरू हो जाता है। तो जब हम लर्निंग गैप की बात करते हैं तो उस लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करना पहला काम। अब यदि वो गैप 3 कक्षाओं का है,
उदाहरण के तौर पे कक्षा 3 में बच्चा है, कक्षा 6 में पढ़ रहा है, लेकिन अधिगम स्तर कक्षा 3 का है। तो फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि वो मूलभूत दक्षताएं क्या हैं जो कक्षा 6 के लिए बहुत जरूरी हैं। आप उसको चिन्हित करें, अपनी योजना बनाएं और उसके हिसाब से काम करें। अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम चाहते हैं कि अगले सत्र में हमारे बच्चे कक्षा अनुरूप स्तर तक हो जाए या उसके करीब हो जाए, लर्निंग गैप को हम कुछ भर पाएं, ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए आज की स्थिति में। तो मैं बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। आगे कैसे करना है, भाषा में कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या मॉड्यूल है, किस तरह से क्या योजना दी गई है और आपसे क्या अपेक्षाएं हैं उसको करने के लिए, साथ में उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको कैसे करना चाहिए, गणित में कैसे करना चाहिए, इन सबों के लिए आपसे वार्ता करने के लिए हमारे अन्य विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और इसी अपेक्षा के साथ कि ये दृष्टि आप अपने अंदर जरूर लाइए कि बच्चों में अधिगम गैप नहीं होना चाहिए, लर्निंग गैप नहीं होना चाहिए। आपके पास अनंत तरीके हैं करने के, आपके पास तरीकों की कमी नहीं है, आपके पास समझ की कमी नहीं है, लेकिन वो दृढ़ संकल्प करना कि भाई हम तय कर लेंगे कि इस सेशन में हम लर्निंग गैप को कम करके ही रहेंगे और अगले सत्र में तो हमारे सारे बच्चे हमारी कक्षा के स्तर के अनुरूप हो गए। ये दृढ़ संकल्प लेना, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कर लिया तो लर्निंग गैप की समस्या दूर हो जाएगी और एक आनंद आपको भी आएगा, बच्चों को भी आएगा। धन्यवाद।